हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि कल जो आपका रेलवे टेक्नीशियन का 6 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि कल जो है आपकी 6 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं संकल्प हो गए, इसके अलावा AK गवास्कर करके नाम का एक स्टूडेंट था, उनको भी जो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे थे। तो देखिए, इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम में आप एक क्वेश्चन को जो वो जरूर भेज दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे गए थे, तो कल मैंने 9 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके का जो वीडियो है ना पहले ही आपको दे दिया था। आज सिर्फ आपको एक स्टैटिक जीके के क्वेश्चन का वीडियो जो वो देखने को मिलेगा, और साथ में जितने भी आपके मतलब कि साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में जो वो देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो आपका स्टैटिक जीके का जो एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी अगर हिंदी में बात कर ले कि ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जो है ना 1995-96 की केंद्रीय बजट में जो आपका RIDF की स्थापना की घोषणा जो आपका किया गया था, तो ऑप्शन सी 1995-96 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि RIDF का जो प्रबंधन है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया जाता है। तो देखिए, RIDF का जो प्रबंधन है ना ये आपके नाबार्ड के द्वारा जो आपका किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे कि सिंचाई हो गया, ग्रामीण सड़कें और पुल को जो है ना पूरा करने के लिए कम ब्याज दर पर जो है आपका ऋण प्रदान करना, इसका जो है आपका मुख्य उद्देश्य होता है। और बात कर ले कि इसकी जो शुरुआत है ये कितने प्रारंभिक राशि के साथ आपका किया गया था, तो ये RIDF की जो शुरुआत है ना ये आपका 2000 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चन को जो वो देख लेते हैं। तो ये साइंस के क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था ना कि विच ऑर्गेनल इज नन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति जो केंद्र है ना ये किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कोशिका का जो पावर हाउस यानी शक्ति केंद्र जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ELP में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है ये आपका पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ये क्यों कहा जाता है, इसका रीजन जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को आपका मतलब कि कोशिका का पावर हाउस आपका इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि ये जो आपका कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के माध्यम से जो है ना ये आपका ऊर्जा जो ये आपका उत्पन्न करता है, और ये आपका ऊर्जा जो है ये आपका ATP जो कि जिसका फुल फॉर्म आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी ATP अणुओं के रूप में जो है आपका संग्रहित होता है। और इसका जो उपयोग है कोशिका अपनी विभिन्न जैविक गतिविधियों के लिए भी जो है आपका करता है, इसलिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात करें जहां से आगे की शिफ्ट में अगर आप मतलब कि प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि राइबोसोम की बात कर लेना, तो ये राइबोसोम को जो है ये आपका कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री जो आपका कहा जाता है, क्योंकि ये आपका प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का जो है ना ये आपका मुख्य स्थल जो है ये आपका माना जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो देखिए, लाइसोसोम को जो है ना ये कोशिका का सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली जो आपका कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका की अपशिष्ट और बाहरी पदार्थों को जो है ना ये आपके नष्ट करते हैं। इसके अलावा अगर गोल्जी बॉडी की बात कर ले तो ये गोल्जी बॉडी को जो है ये आपका कोशिका का जो है ना ये आपका ट्रैफिक पुलिस या फिर पैकेजिंग सेंटर जो आपका कहा जाता है, और ये प्रोटीनों को प्रोटीन और लिपिड्स को भी जो है ना संशोधित करने, पैक करने और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य
बॉडी जो है ये आपका गोल्जी बॉडी के द्वारा जो आपका किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है ना अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है ये आपका अल्टमान के द्वारा आपका किया गया था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है ना ये कार्ल बेंडा के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से पूछा गया था कि 2 डायोप्टर और -4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंसों के संयोजन की जो फोकस दूरी होगी ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल पावर को जो है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कुल शक्ति को जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कुल शक्ति हम लोग कैसे निकालेंगे, तो P इक्वल टू जो है P1 प्लस P2, ये जो आपका टोटल शक्ति इस तरह से आपका निकल कर आ जाएगा। तो एक P1 आपका कितना दिया गया था, तो ये आपका +2 डायोप्टर आपका दिया गया था, और दूसरा P2 जो है ये -4 डायोप्टर जो आपका दिया गया था। तो ये 2D प्लस -4D, क्योंकि आपका जो P2 था ये आपका -4D था, तो ये आपका -4D होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और -4D ये आपका सबसे बड़ा मतलब की वैल्यू है, इसलिए जो आपका निकल कर आएगा ना P जो निकल कर आएगा ये आपका -2D जो आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी और शक्ति के मध्य जो आपका रिलेशन है ये क्या होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है, तो F इक्वल टू जो है ना 1/P होता है। तो 1 और P हमने कितना निकाला, तो ये आपका -2 जो आपका निकल कर आया है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका -0.5 मीटर जो आपका निकल कर आएगा, लेकिन ऑप्शन में शायद आपका अगर मीटर में दिया गया होगा तो -0.5 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आपका सेंटीमीटर में दिया गया होगा ना, तो देखिए सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, तो ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए जो है ना हम लोग 100 से जो वो गुना कर देते हैं। तो ये जब आप 0.5 को 100 से गुना करोगे तो ये हमारा जो F निकल कर आएगा ये -50 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। और निगेटिव साइन आपका क्या दर्शाता है, तो देखिए निगेटिव साइन यानी ऋणात्मक जो चिन्ह है ना आपका ये दर्शाता है कि ये आपका संयोजन एक जो है आपका कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस की तरह जो ये आपका व्यवहार करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इसका जो फोकल आपका लेंथ निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका जो है मतलब कि -50 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि एक वस्तु को जो है ना अवतल लेंस के सामने अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर आपका रखा जाए तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति जो ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस को जो है ना ये आपका डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस भी जो आपका कहा जाता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जो है ना इसके मुख्य अक्ष के समानांतर यानी अनंत से आता है ना, तो लेंस से गुजरने के बाद जो है ये आपका बाहर की ओर जो ये आपका डाइवर्ज हो जाता है यानी आपका फैल जाता है, इसीलिए अवतल लेंस को जो है आपका डाइवर्जिंग लेंस जो है आपका कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इस केस में जो है ना आपका चूंकि जो किरणें होती है आपका वास्तव में आपका नहीं मिलती है, इसलिए उन्हें पीछे की ओर जो है ना आप देख सकते हैं कि पीछे की ओर जो है ये आपका बढ़ाते हुए मुख्य फोकस यानी F1 पर जो ये आपका मिल रहा है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और अगर प्रतिबिंब की मतलब की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो देखिए इसका जो पोजीशन यानी स्थिति होगा ना ये आपका मुख्य फोकस F1 पर मतलब कि इसका स्थिति होगा। आकार यानी साइज की बात करें तो देखिए ये जो आपका अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा। इसके अलावा प्रकृति यानी नेचर की बात कर ले तो ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा यानी आभासी और सीधा होगा। तो यही आपका से जो वो पूछा गया था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो ये अवतल लेंस में जब आपका वस्तु को इन्फिनिटी पर आपका रखा जाता है ना, तो बनने वाला प्रतिबिंब की जो प्रकृति और स्थिति जो है ये आपका आभासी सीधा और फोकस F1 पर जो है ना ये आपका अत्यधिक छोटा होगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि यदि किसी वस्तु पर जो है ना एक आपका जो है अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल आपका लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग जो है ना जब किसी वस्तु पर आपका अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल आपका कार्य करता है ना, तो उसमें जो आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो होता है ये आपका उत्पन्न होता है। और इसका कहने का अर्थ ये हुआ ना कि एक्सेलरेशन जब आपका उत्पन्न होता है तो यदि वस्तु आपका स्थिर है तो आपका गति करना जो आपका शुरू कर देगा, और यदि वस्तु पहले से ही आपका गतिमान है ना तो उसका जो स्पीड यानी चाल भी जो है आपका बढ़ सकता है या फिर आपका घट सकता है। और बल वस्तु की गति की दिशा को भी जो है ना ये आपका बदल सकता है। यानी जब किसी वस्तु पर आपका अनबैलेंस्ड फोर्स आपका लगाया जाता है ना तो क्या होगा, तो ये वस्तु की गति या फिर दिशा में जो है ना ये आपका परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात करें तो ये
एक विकल्प में आपका दिया गया था वस्तु स्थिर रहेगा, तो देखिए ये जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये तब होता है ना जब वस्तु पर लगने वाला सभी बल का जो योग होगा ये आपका शून्य होगा, यानी इसे आपका संतुलित बल जो आपका कहा जाता है। और असंतुलित बल हमेशा जो है ना ये आपका गति ही जो है आपका पैदा करता है। सेकंड ऑप्शन में आपका वस्तु निरंतर वेग से आपका गति करेगा, ये आपका दिया गया था, तो ये भी आपका जो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का आपका अर्थ क्या होता है ना कि शून्य मतलब कि त्वरण जो होगा ये आपका शून्य होगा, और ये आपका तभी संभव होता है ना जब आपका नेट फोर्स यानी जो नेट बल होता है ये आपका शून्य होता है, और असंतुलित बल वेग को जो है ना ये आपका बदल देता है। तो ये आपका असंतुलित बल के केस में भी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका दिया गया था कि वस्तु पर कोई भी प्रभाव जो है आपका नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपका कथन जो वो गलत है, क्योंकि बल का जो मूल्य कार्य ही जो है ना ये आपका अवस्था में परिवर्तन लाना है, और प्रभाव न पड़ना केवल संतुलित बलों की स्थिति में जो आपका संभव हो पाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर ले तो ये रस्साकसी में जब दोनों टीम बराबर बल लगा रही हो ना, तो ये जो आपका इसका सबसे अच्छा उदाहरण भी जो आप मतलब कि ये आप समझ सकते हैं इस अच्छे उदाहरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, एक धारावाही वृत्ताकार लूप यानी कुंडली के कारण जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये अधिकतम कहां पर होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब किसी वृत्ताकार लूप में जो है ना विद्युत धारा आपका प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जो आपका उत्पन्न होता है, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना ये आपका सबसे अधिक होता है, और लूप के हर छोटे हिस्से यानी एलिमेंट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है केंद्र पर आपका एक ही तरफ होता है, जिससे वे आपस में जो आपके मतलब कि जुड़े जाते हैं। और केंद्र आपका वह स्थान होता है ना जो लूप के सभी बिंदुओं की जो है बिंदुओं से समान और न्यूनतम दूरी पर जो आपका होता है, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो आपका सूत्र होता है ये क्या होता है, तो B इक्वल टू जो है μ0I/2R, ये जो है इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र B का जो आपका सूत्र होता है, जहां पर I क्या होता है तो ये आपका करंट यानी धारा होता है, और R जो होता है ना ये आपका रेडियस यानी आपका त्रिज्या होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी अगर बात कर ले कि एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना ये सबसे अधिकतम कहां पर होगा, तो ये आपका लूप के केंद्र पर होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले तो ऑप्शन ए में आपका लूप के बाहर जो आपका दिया गया था, तो देखिए लूप से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना ये आपका तेजी से जो आपका घटता जाता है, यानी आपका सबसे ज्यादा नहीं होता। यहाँ पर अनंत दूरी पर आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत है, क्योंकि अनंत दूरी पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है ना ये आपका शून्य हो जाता है। ऑप्शन डी में आपका लूप की परिधि पर आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत है, क्योंकि परिधि के पास क्षेत्र जो होता है ना ये आपका प्रबल होता है, लेकिन केंद्र की तुलना में ये कम जो आपका संगठित होता है। अधिकतम तीव्रता हमेशा जो है ना केंद्र पर ही जो आपका प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए जो आपका गलत है। इसलिए मैंने आपको सारा कुछ जो आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अप क्या था कि मनुष्यों में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जैविक आवर्धन जो है ना सबसे अधिक क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जैविक आवर्धन जो है ना ये आपका वह प्रक्रिया होता है जिसमें हानिकारक रसायन जैसे कि आपके कीटनाशक हो गए, इसके अलावा DDT हो गए, इनकी सांद्रता जो है ना ये प्रत्येक उच्च पोषी स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल पर जो है ना ये आपका बढ़ते जाता है। और मनुष्य जो होता है ये आपका एक ऑमनीवोरस यानी सर्वाहारी होने के कारण जो है ये खाद्य श्रृंखला के जो है ना ये आपका शीर्ष पर जो है आपका स्थित होता है, और वे पौधे और अन्य जानवरों जो पहले से ही अपना मतलब कि रसायनों का संचय कर चुके होते हैं दोनों का जो ये आपका सेवन करते हैं। और चूंकि ये आपके रसायन शरीर द्वारा जो है ये आपके उत्सर्जित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ये आपके उच्चतम स्तर के उपभोक्ता यानी मनुष्य के शरीर में जो है ना सबसे अधिक मात्रा में जो है आपका जमा हो जाता है। इसलिए जो है आपका इसका सही उत्तर होगा ना कि मनुष्य में जैविक आवर्धन सबसे अधिक क्यों होता है। तो मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो है ना ये आपका टॉप लेवल पर यानी शीर्ष स्थान पर होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले तो ऑप्शन ए में आपका मनुष्य अन्य जानवरों को खाते हैं, ये आपका दिया गया था। तो देखिए ये आपका आंशिक रूप से जो आपका सही है, लेकिन ये आपका पूरी तरह से आपका सही नहीं है, क्योंकि ये आपका सच है कि मांस खाने से रसायनों का जो है आपका स्थानांतरण होता है, लेकिन इसका मुख्य कारण जो है ना केवल खाना ही नहीं बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी जो है सबसे ऊपर होना होता है, जहां सभी स्तरों का जो संचयी प्रभाव है यानी कॉम्युलेटिव जो इफेक्ट है ना ये आपका पहुंचता है। ऑप्शन बी में आपका उर्वरक वाले पौधे का सेवन दिया गया था, जो कि आपका गलत है, क्योंकि पौधे खाने से रसायन शरीर में जो है आपका प्रवेश जरूर करते हैं, लेकिन शाकाहारी जीव जैसे कि आपका गाय हो गया इसकी तुलना में मनुष्यों में जो है ना इसकी सांद्रता आपका अधिक होती है, क्योंकि मनुष्य उन शाकाहारियों को भी जो है ना ये आपके खाते हैं। ऑप्शन डी में आपका रसायनों को सीधे सांस से
सेलिन आपका दिया गया था, तो ये आपका प्रासंग मतलब कि आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यदि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैविक आवर्धन जो है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका फूड चेन के माध्यम से होने वाले संचय से ही जो है आपका संबंधित है। और इसके अगर की फैक्ट्स यानी मुख्य तथ्य की बात कर ले तो ये सब्जियों या फिर मतलब कि फलों को धोने से जैविक आवर्धन के प्रभाव को भी जो है ना, आपका कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके रसायन पौधे के जो है आंतरिक ऊतकों में जो आपके अवशोषित हो चुके होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 के बारे में जो है ना आपका सही कथन जो आपका नहीं दिया गया है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 विकल्प दिए गए थे। जैसे कि एक विकल्प में आपका दिया गया था कि ये जो आपका एक प्रबल अम्ल है। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया था कि इसका जो उपयोग है ना ये आपका एंटासिड यानी प्रति अम्ल के रूप में जो आपका किया जाता है। ऑप्शन 3 में आपका दिया गया था कि इसका जो उपयोग है ना ये सोडा अम्ल अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर में जो आपका किया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया था कि इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जो है ना ये आपका जाना जाता है। तो ये तो आपका सही है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है ये आपका बेकिंग सोडा के नाम से जो आपका जाना जाता है, और इसका उपयोग भी आपका सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी जो आपका किया जाता है। और साथ में ही आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये आपका मतलब कि एंटासिड के रूप में भी जो है मतलब कि इसका उपयोग जो आपका किया जाता है। लेकिन आपका एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि सोडियम जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना एक आपका प्रबल अम्ल है, जो कि आपका गलत है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना एक आपका अम्ल नहीं बल्कि एक जो आपका मतलब कि माइल्डली अल्कलाइन है यानी दुर्बल क्षारीय लवण होता है। जब इसे आपका पानी में घोला जाता है ना ये आपका हल्का क्षारीय विलयन जो आपका बनाता है, और यही कारण है कि ये पेट की अम्लता को भी जो है ना उदासीन करने में भी जो ये आपका सक्षम होता है। तो यही कथन जो आपका गलत दिया गया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में कि ये एक आपका प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न एक पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है ना गर्म करने पर इसके प्रोडक्ट मतलब क्या बनते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर जो है ना ये आपका सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र आपका Na2CO3 होता है, और सोडियम कार्बोनेट को जो है ना ये आपका वाशिंग सोडा यानी धावन सोडा या फिर धोने का सोडा, इसके अलावा इसे आपका मतलब कि सोडा एस या फिर सोडा क्रिस्टल के रूप में भी जो है ना इसे आपका जाना जाता है। और साथ में ही आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है आपका निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सोडियम कार्बोनेट की अब यहाँ पर बात आ गई है, तो ये सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है कठोर जल को नरम करने, कपड़े धोने और कांच साबुन व कागज उद्योगों में भी जो इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि प्रकृति में किसी भी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जो है ना केवल 4 से 5 पोषी स्तर ही क्यों होते हैं, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रेमंड लिंडमैन द्वारा दिया गया आपका सिद्धांत के अनुसार जो है ना जो आपका 10% नियम जो आपका दिया गया था, इसमें आपका बताया गया था कि जब ऊर्जा जो है ना एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर आपका स्थानांतरित होता है तो उपलब्ध ऊर्जा का केवल आपका 10% ही जो हिस्सा जो है ना ये आपका अगले स्तर तक जो ये आपका पहुंच पाता है, और बाकी जो आपके 90% जो ऊर्जा होते हैं ये आपके श्वसन, पाचन, वृद्धि और ऊष्मा के रूप में जो है ये आपके पर्यावरण में जो है आपके नष्ट हो जाते हैं। यानी जो आपका 90% जो आपका शेष ऊर्जा जो बचता है ना इसका ऊर्जा का जो ये आपका हाथ से हो जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि प्रकृति में किसी भी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः केवल 4 से 5 मतलब कि पोषी स्तर क्यों होते हैं, क्योंकि आपका 10% के नियम का जो है आपका पालन करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि जब किसी वस्तु को जो है ना आपका कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के F1 और 2F1 के बीच आपका रखा जाता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति जो है ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु को आपका कन्वेक्स लेंस में जो है ना F1 और 2F1 यानी वक्रता केंद्र के बराबर की दूरी के बीच आपका रखा जाता है तो प्रकाश की किरणें जो है ना अपवर्तन के बाद जो है कई तरह का गुण जो है आपका प्रदर्शित करती है। जैसे कि अब सबसे पहले पोजीशन यानी स्थिति की बात कर ले तो ये प्रतिबिंब जो है ना ये आपका लेंस के दूसरी ओर 2F2 से परे यानी बियॉन्ड 2F2 पर जो ये आपका बनता है। नेचर की बात कर ले यानी प्रकृति की बात कर ले तो ये चूंकि किरणें जो है वास्तव में एक बूंद पर मतलब कि बिंदु पर आपका मिलती है, इसलिए जो प्रतिबिंब होगा ना ये आपका रियल और इन्वर्टेड होता है यानी वास्तविक और उल्टा होता है। और मतलब कि
आकार यानी साइज की बात कर ले तो ये प्रतिबिंब का जो आकार है ना, ये वस्तु के आकार से जो है ये आपका बड़ा होता है यानी मैग्नीफाइड होता है। तो ये आपका स्थिति और नेचर के बारे में ही जो आपसे पूछा गया था कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के f1 और 2f1 के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगा। तो ये आपका जो है मतलब कि रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगा यानी वास्तविक उल्टा और वस्तु से आपका बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात करें तो ऑप्शन ए में आपका आभासी और सीधा दिया गया था यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट दिया गया था। तो ये कन्वेक्स लेंस में ये आपका स्थिति केवल आपका तब बनता है ना जब वस्तु जो है आपका फोकस f1 और ध्रुव के बीच आपका जो वो रखा जाता है। एक ऑप्शन में आपका डिमिनाइज्ड यानी वस्तु से छोटा आपका दिया गया था। तो ये कन्वेक्स लेंस में ये आपका तब होता है ना जब वस्तु को जो है 2f1 से परे यानी बियॉन्ड 2f1 पर जो आपका रखा होता है। एक ऑप्शन में आपका समान आकार का दिया गया था यानी सेम साइज का दिया गया था। तो ये जो आपका तब होता है ना जब वस्तु को ठीक आपका 2f1 पर जो है आपका रखा जाता है तब आपका जो है मतलब कि सेम साइज जो वो बनता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि क्षैतिज या क्षितिज के समीप तारे अधिक टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तारे अधिक टिमटिमाते हुए आपको प्रतीत इसलिए होते हैं ना क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन की अधिक मात्रा के कारण जो है ये आपका टिमटिमाते हुए जो वो मतलब कि प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगा होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट टाइप का पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां पे दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि CH3 CH2 CHO ये जो आपका प्रोपेन है ये आपका पहला कथन दिया गया था। सेकंड कथन आपका दिया गया था ना कि एल्डिहाइड के लिए हम प्रत्यय यानी सफिक्स एल का जो ये आपका उपयोग करते हैं। ये दो कथन जो आपके दिए गए थे और इस प्रकार के जो है ना मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए थे। तो देखिए अगर पहले कथन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए IUPAC नामकरण के नियमों के अकॉर्डिंग जो है ना किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम है उसमें मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या और जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना यानी जो क्रियात्मक समूह होता है इस पर जो ये आपका निर्भर करता है। जहाँ पे पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है क्योंकि CH3 CH2 CHO ये जो आपका प्रोपेन है ये आपका दिया गया था जो कि आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आप CH3 CH2 CHO में जब आप देखोगे ना तो इसमें आपका 3 कार्बन परमाणु तो है लेकिन इसमें आपका CHO जो है ना ये आपका फंक्शनल ग्रुप जो है आपका मतलब कि मौजूद है। तो CHO जो होता है ये किसका फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, तो ये आपका एल्डिहाइड का होता है, ना कि आपका मतलब कि प्रोपेन का होगा। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 3 कार्बन वाले जो एल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है ना ये आपका प्रोपेनल होता है ना कि आपका प्रोपेन होता है। इसके अलावा प्रोपेन का जो सूत्र होता है ये आपका C3H8 होता है जो कि आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन है जिसमें कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप आपका नहीं होता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट को अगर पढ़ ले तो देखिए एल्डिहाइड के लिए प्रत्यय Al का उपयोग जो है आपका किया जाता है, तो ये तो आपका सही कथन हो जाएगा क्योंकि IUPAC प्रणाली में एल्डिहाइड यानी CHO समूह वाले यौगिक के नाम के अंत में जो है ना ये आपका Al ही जो है आपका जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो ये HCHO को ये आपका क्या पढ़ा जाता है, तो इसे आपका मेथनॉल जो है आपका पढ़ा जाता है। CH3 CHO को आपका क्या पढ़ा जाएगा, तो इसे आपका एथेनॉल जो है वो पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से CH3 CH2 CHO को जो आपका क्या पढ़ा जाएगा, तो इसे जो आपका प्रोपेनल जो ये आपका पढ़ा जाएगा। तो मात्र दूसरा ही स्टेटमेंट आपका सही दिया गया था। तो इसमें जो आपका कौन सा कथन आपका सही होगा, तो ऑप्शन बी वाला जो आपका सही होगा। केवल कथन 2 ही आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है यहाँ पर आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो ये संयोजन अभिक्रिया आपका वह होता है ना मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये मिलकर जो है केवल एक प्रोडक्ट जो ये आपके बनाते हैं और इसे ही जो आपका संयोजन अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। तो देखिए जब आप देखोगे ना ऑप्शन ए में देखोगे तो देखिए 2 रिएक्टेंट मिलकर आपका एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। इसमें भी आपका 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। इसमें भी 2 रिएक्टेंट मिलकर एक आपका मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद आपका बना रहे हैं, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन इसमें आपका नहीं पूछा गया था। तो देखिए जब आप ऑप्शन डी को देखोगे ना तो इसमें आपका मतलब कि 2 रिएक्टेंट मिलकर जो है आपके 2 प्रोडक्ट जो ये आपके बना रहे हैं। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि AB + CD मिलकर जो आपके बनाते हैं 2 प्रोडक्ट, तो इसे आपका जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी आपका जो है विस्थापन अभिक्रिया का जो है ना ये आपका उदाहरण होता है। और विस्थापन ही क्यों होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में आपका जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है ना, आप देख सकते हैं कि Fe जो है आपका अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और कम अभिक्रियाशील धातु जो कि आपका कौन है, तो ये आपका कॉपर यानी आपका तांबा है। तो कॉपर को इसके मतलब कि लवण विलयन कॉपर सल्फेट के से हटाकर जो है ना खुद अपनी जगह जो आपका मतलब कि आयरन जो आपका ले रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यानी आयरन जो लोहा आपका है ना, ये कॉपर को जो वो डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिसके कारण ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसका ये आपका उदाहरण है। तो यही आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन आपका जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी वाला जो आपका नहीं है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कह रहा था कि जब एक धातु मेटल किसी धातु नॉन मेटल के साथ आपका मतलब ये अभिक्रिया करता है ना, तो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो ये आपके आयनिक या फिर वैद्युत संयोजक बंध जो है आपके बनाते हैं। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका आइसोबार्स यानी संभारी का गुण है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पर इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताते हैं कि आइसोबार्स यानी संभारिक में जो है ना आपके समान द्रव्यमान संख्या होते हैं, क्योंकि संभारिकों का जो भार होता है ना यानी मास नंबर जो है ये आपका हमेशा जो आपका बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए कैल्शियम का जब आप देखोगे ना, तो ये आपका जो है मतलब कि आपका जो इसका मास नंबर है ये कितना होता है, तो ये आपका 40 होता है। और आर्गन का भी जो है ये आपका 40 ही जो है आपका मतलब कि मास नंबर होता है, क्योंकि दोनों का आपका द्रव्यमान जो है ये आपका 40 है, इसलिए आपका ये क्या है, तो एक आपका आइसोबार है। समान परमाणु संख्या इसमें आपका मतलब कि किसमें होता है, तो देखिए समान परमाणु संख्या वाले परमाणुओं को जो है ना ये आपका आइसोटॉप जो है आपका कहा जाता है, यानी समस्थानिक जो आपका कहा जाता है। क्योंकि संभारिकों का जो परमाणु संख्या जो है ना ये आपका हमेशा जो है आपका भिन्न होता है, क्योंकि वे आपके अलग अलग तत्वों के जो आपके परमाणु होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो वो आपका भिन्न होता है। इसके अलावा अगर बात कर ले कि संभारिक में आपके प्रोटॉन की समान संख्या भी जो है आपका नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही जो है ना इसे आपका परमाणु संख्या जो आपका कहा जाता है। और चूंकि संभारिक आपके अलग अलग तत्व होते हैं, इसलिए उनमें प्रोटॉन की भी जो संख्या होती है ना ये आपका भिन्न होता है। न्यूट्रॉन की समान संख्या की बात कर ले तो ये भी आपका नहीं होता है, क्योंकि जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या आपका समान होती है ना उन्हें आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक जो है आपका कहा जाता है। और संभारिकों में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ना ये आपका अलग अलग होता है। एक डेटा के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए अगर मतलब कि आइसोबार्स और आइसोटॉप्स यानी संभारिक और समस्थानिक में अगर प्रॉपर्टी के आधार पर अगर मतलब डिफरेंस की बात कर ले तो देखिए आपका जो आइसोबार्स में आपका जो द्रव्यमान संख्या है ना ये आपका समान होता है, लेकिन आइसोटॉप्स में जो आपका द्रव्यमान संख्या ये आपका भिन्न यानी डिफरेंट होता है। इसके अलावा आइसोबार्स में आपका परमाणु संख्या जो है आपका भिन्न यानी डिफरेंट होता है, जबकि आइसोटॉप्स में आपका जो परमाणु संख्या ये आपका समान होता है। इसके अलावा आइसोबार्स में आपके एलिमेंट जो होते हैं आपके मतलब कि अलग अलग होते हैं यानी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन आइसोटॉप्स में जो है ना आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके एक ही होते हैं। इसके अलावा आइसोबार्स में रासायनिक गुण जो है आपका डिफरेंट यानी अलग होता है, जबकि आइसोटॉप्स में आपका जो रासायनिक गुण है ना ये आपका सेम होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा कि संभारिक का गुण कौन सा है यानी आइसोबार्स का गुण कौन सा है, तो देखिए उनकी द्रव्यमान संख्या ये आपका समान होती है, ये जो आपका सही गुण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि यदि किसी परमाणु जैसे कि आपका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपका 8 होता है तो ये क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिसमें आपके परमाणु को विद्युत रूप से जो है ना ये आपकी उदासीन बनाए रखने के लिए जो है प्रोटॉन की संख्या हमेशा जो होता है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो है ये आपका बराबर होता है। इसलिए यदि परमाणु संख्या का मतलब कि एटॉमिक नंबर आपका 8 है ना तो उसमें प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो आपका सेम सेम होगा, यानी 8 आपका प्रोटॉन होगा और 8 ही जो है आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना ये आपका 2 और 6 होगा। इसका कहने का अर्थ ये हुआ ना कि इसकी बाहरी जो आपका संयोजकता कोष में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ना कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका यदि किसी परमाणु का परमाणु संख्या 8 है तो ये आपका क्या दर्शाएगा, तो इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, ये जो आपका दर्शाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से देखने को मिला था कि जब किसी वस्तु को जो है ना
लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो आपका 10 मीटर की ऊंचाई तक जो है आपका पहुंचता है। और मतलब कि फेंकते समय उसका जो प्रारंभिक वेग है ना वो आपको ज्ञात करना था, यानी जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है ये आपको निकालना था कि कितना होगा। जहाँ पर क्वेश्चन में आपका जी का जो वैल्यू है ना ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मतलब कि लेना था। ये जो आपका क्वेश्चन में जो वो गिवन दिया गया था और इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये जब भी आपका क्वेश्चन में आपका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जब आपका निकालना होता है ना तो इसमें गति का जो हम लोग कौन सा समीकरण, तो तीसरे समीकरण का जो वो उपयोग करते हैं। और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो आपका गति का तीसरा समीकरण होता है। और इसमें क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन दिया गया, तो देखिए अंतिम वेग जो होगा ये आपका 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वस्तु को जो है ना ये आपका रुक जाता है, इसलिए अंतिम जो वेग होगा ये आपका 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ऊंचाई आपका 10 मीटर दिया गया था, हाइट आपका, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू आपका दिया गया था 9.8, आपको जो वो लेना था क्वेश्चन में गिवन दिया गया था। तो ये ऊपर की ओर गति के लिए आपका जो जी का मान है ये क्या लिया जाता है, तो आपका ऋणात्मक यानी निगेटिव जो आपका लिया जाता है, यानी जी का जो मान होगा ना ये -9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। और प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी को ही जो आपको निकालना है तो इसको हम लोग मतलब कि क्वेश्चन मार्क जो वो लगा देंगे। तो मतलब कि गति के तीसरे समीकरण पे जो हम लोग वैल्यू जो वो पुट कर लेंगे तो बी स्क्वायर आपका 0 दिया गया था, तो 0 स्क्वायर इक्वल टू यू हमें फाइंड करना है, तो यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन हमारा कितना है, तो देखिए एक्सेलरेशन -9.8 है, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेंगे। एस हमारा कितना है, तो ये आपका 10 मीटर है, तो इससे जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर जो है ना हमारा 196 जो आपका निकल कर आएगा। उसके बाद ये स्क्वायर हटाएंगे तो यू इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आपका 196 जो आपका निकल कर आएगा। यानी आपका यू जो निकल कर आएगा ना ये कितना आ जाएगा, तो हमारा जब आप इसे हटाओगे तो यू हमारा कितना, तो ये आपका 14 मीटर जो है आपका निकल कर आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ये आपका कितना होगा, तो आपका 14 मीटर पर सेकंड होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का जो है ना आपका फॉर्मूला मास पूछा गया था, यानी शुद्ध द्रव्यमान जो वो पूछा गया था। जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपका सारा कुछ जो आपका गिवन भी जो वो दिया गया था, जैसे कि सोडियम का आपका 23 आपका एटॉमिक मास होता है, मतलब कि कार्बन का आपका 12 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16, ये सारा कुछ जो आपको गिवन दिया गया था। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि जब आपको फॉर्मूला मास निकालना होता है तो क्या होता है, तो ये किसी भी यौगिक का शुद्ध द्रव्यमान जो है ना उसके सभी घटक परमाणुओं के जो है परमाणु द्रव्यमान का योग जो है योग करके जो है आपका निकाला जाता है। तो हमें किसका निकालना है, तो ये आपका Na2CO3 का जो आपका निकालना है। तो क्वेश्चन में आपका सोडियम का दिया गया था कि सोडियम का मतलब कितना परमाणु द्रव्यमान होता है, तो सोडियम का जो आपका 23 जो आपका दिया गया था। लेकिन सोडियम में जब आप इस फॉर्मूले में देखोगे ना तो सोडियम में जो है आपका 2 परमाणु है, कार्बन में आपका कितना, तो 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन के परमाणु में जो है आपके मतलब कि 3 परमाणु है। तो इसको हम लोग जो वो कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 × 23 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस कार्बन में आपका 1 ही परमाणु था तो 1 × 12 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है ये आपका 12 होता है। उसके बाद 3 × 16 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास 16 होगा। तो देखिए जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 23 दूनी क्या होता है, तो 46 प्लस 12 प्लस 48, तो इसको जब आप जोड़ लोगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो ये लगभग आपका 106 यू जो आपका निकल कर आएगा। यानी आपका जो सोडियम आपका कार्बोनेट का जो सूत्र द्रव्यमान निकल कर आएगा ना ये आपका 106 यू जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि किसी तत्व की मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो कि आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मास नंबर के बारे में जो आपका सही कथन दिया गया था ना कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है कुल संख्या के बराबर होता है। ये आपका द्रव्यमान संख्या के बारे में जो आपका सही कथन जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि विच टिश्यू इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन, यानी कंकाल या फिर हड्डियों की गति के लिए जो है ना मुख्य रूप से कौन सा ऊतक आपका जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कंकाल यानी हड्डियों की गति के लिए मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, और विशेष कर जो है ना ये कंकाल पेशी ऊतक यानी स्केलेटल मसल टिश्यू जो आपका जिम्मेदार होता है। और ये जो पेशियां होती है ये आपका टेंडन नामक
संयोजी ऊतक के द्वारा हड्डियों से जो आपका जुड़ा होता है और कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन के माध्यम से जो है ना शरीर की गतिविधियों जैसे कि आपका चलना हो गया, उठना, ये इसको जो है ना ये आपका जो वो नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन ए स्केलेटल मसल टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि टेंडन के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए ये जो आपका टेंडन है ना ये एक आपका संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को जो आपका हड्डी से जोड़ता है और ये जो बल को जो है मांसपेशियों से हड्डी तक पहुंचाता है, लेकिन गति करने के लिए सिकुड़ने की शक्ति जो है ना इसमें आपका नहीं होता है। ऑप्शन सी में आपका लिगामेंट दिया गया था। तो देखिए लिगामेंट को जो मतलब कि ये जो आपका लिगामेंट है ना ये हड्डी को दूसरी हड्डी से जो आपका जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो कार्य है ये आपका लिगामेंट के द्वारा जो वो किया जाता है और इसका मुख्य कार्य जो है ये जोड़ों की स्थिरता प्रदान करना, गति पैदा करना आपका जो वो इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन डी में आपका कार्टिलेज यानी उपास्थि आपका दिया गया था। तो ये आपका हड्डियों के जोड़ों के बीच जो है ना कुशन का जो ये आपका काम करता है ताकि घर्षण जो है आपका कम हो और ये आपका गति में सहायक है, लेकिन गति का स्रोत जो है आपका नहीं माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि कोयले के निर्माण के चरणों का जो है वो आपका सही क्रम जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोयला बनाने की प्रक्रिया को जो है ना ये आपका कार्बोनाइजेशन जो है आपका मतलब कि कार्बनीकरण जो है ये आपका कहा जाता है और ये आपका लाखों वर्षों तक उच्च दबाव और तापमान यानी टेम्परेचर के तहत जो है दबे हुए वनस्पतियों के परिवर्तन से जो है ना ये आपका होता है। जैसे जैसे हम मतलब कि पीट से एंथ्रासाइट की ओर बढ़ते हैं ना तो कार्बन की जो मात्रा और ऊर्जा क्षमता भी जो है ये आपका बढ़ती जाता है। जैसे कि आपका कार्बन मतलब कि कोयला बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला जो चरण आता है ना ये कौन सा आता है, तो ये आपका पीट आता है, क्योंकि ये जो आपका कोयला निर्माण का पहला चरण है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है ना सबसे कम यानी 40 से 55% और नमी जो ये आपका सबसे अधिक इसमें जो वो देखने को मिलता है। दूसरा जो चरण है ये आपका लिग्नाइट होता है और लिग्नाइट को जो है ये आपका ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला भी जो आपका कहा जाता है और ये पीट से जो है ना ये आपका थोड़ा अधिक कठोर होता है और इसमें आपका 60 to 70% जो है आपका कार्बन होता है। तीसरा जो चरण है ये आपका मतलब कि बिटुमिनस होता है और इसे आपका जो है सॉफ्ट कोल यानी नरम कोयला भी जो आपका कहा जाता है और ये भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो है आपका कोयला भी है, जो कि आपका इसमें 70 to 80% जो है ना ये आपका कार्बन होता है। और चौथा जो आपका चरण होता है ये आपका एंथ्रासाइट होता है, जो कि आपका सर्वोत्तम गुण वाला जो आपका कोयला यानी हार्ड कोल जो है आपका माना जाता है और इसमें कार्बन की जो मात्रा है ना ये आपका सबसे अधिक होता है, जो कि आपका 90% से भी जो है इसमें ऊपर जो है आपका कार्बन होता है और ये आपका जलते समय भी जो है ना आपका धुआं जो है आपका नहीं छोड़ता है। तो ये आपका 4 चरण के बारे में जो आपका पूछा गया था। तो सबसे पहले आपका पीट आएगा, उसके बाद आपका लिग्नाइट आएगा, उसके बाद आपका बिटुमिनस, फिर आपका एंथ्रासाइट आएगा। तो ये आपका सही क्रम किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि पौधे की वृद्धि के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व आवश्यक है। यदि इनमें आपका फास्फोरस और पोटेशियम अगर मौजूद है तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है ये कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए बड़ी मात्रा में जो है ना ये मुख्य पोषक तत्वों की आपका आवश्यकता होती है और इन्हें जो आपका NPK जो है ना ये आपका कहा जाता है, जहाँ पे N का मतलब क्या होता है, तो ये आपका नाइट्रोजन होता है और ये जो नाइट्रोजन है ना ये पत्तियों की वृद्धि और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है। फास्फोरस की बात करें तो आपका जड़ों के विकास और फूल फलों में बनने में जो है आपका मदद करता है। पोटेशियम जो है ये आपका पौधे की समग्र शक्ति और रोगों से लड़ने की क्षमता को जो आपका बढ़ाता है। तो NPK के बारे में जो आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद जो है ना एक फूल में फल और बीज क्रमशः जो है ना किन भागों में आपके विकसित होते हैं, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका फूल के मादा जनन अंग पिस्टी और कार्पेल में जो आपका निषेचन का प्रक्रिया के बाद जो है ना बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि निषेचन के बाद अंडाशय यानी ओवरी पक्कर जो है ना ये आपका फल में जो आपका बदल जाता है और फल का मुख्य कार्य जो है ये बीजों की रक्षा करना और उनके प्रकीर्णन में भी जो है आपका मदद करना है। और अंडाशय के अंदर स्थित जो आपका ओव्यूल यानी बीजांड जो है ना ये विकसित होकर जो है ये आपके बीज बन जाते हैं और बीज में भविष्य का पौधा यानी भ्रूण भी जो है आपका सुरक्षित रहता है। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो ये परागकोश और वर्तिका आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि परागकोश जो है आपके नर भाग होते हैं जो परागकण जो है आपका बनाता है। निषेचन के बाद ये सूखकर जो है ना ये आपके गिर जाते हैं। बाह्यदल और पंखुड़ी भी आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत है, क्योंकि ये फूल के सहायक भाग होते हैं। निषेचन के बाद अक्सर पंखुड़ियां और जो बाह्यदल होता है ना ये आपके मुरझाकर जो वो मतलब कि गिर जाते हैं। लेकिन कुछ फलों जैसे कि बैगन में बाह्यदल जो है ना ये आपके जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे जो होते हैं
मतलब कि सहायक भागी जो ये आपका होता है। इसके अलावा पुंकेसर और वर्तिकाग्र भी आपका दिया गया था। देखिए पुंकेसर जो है ये आपका नर भाग है और वर्तिकाग्र जहाँ पर आपका परागकण उतरते हैं ना, उसका कार्य जो आपका निषेचन के साथ जो है ये आपका समाप्त हो जाता है और वे फल निर्माण में जो है ना ये आपके सीधे जो है आपके नहीं बदलते हैं। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेगी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद एक फूल में फल और बीज क्रमशः जो है ना किन भागों में आपके विकसित होते हैं, तो ये आपका ओवरी एंड ओव्यूल यानी अंडाशय और बीजांड में जो है ना ये आपका विकसित होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि जब हम किसी वस्तु को जो है ना पास से देखते हैं या अपनी देखने की स्थिति बदलते हैं तो वह पृष्ठभूमि के सापेक्ष जो है ना अपनी स्थिति बदलती हुई आगे या फिर आपका पीछे जो है आपका दिखाई देता है। और ये किस परिघटना के कारण जो है ना ये आपका ऐसा होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पैरेलैक्स इफेक्ट यानी लंबन प्रभाव के कारण जो है ना ये आपका होता है। तो ऑप्शन बी पैरेलैक्स इफेक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन फिर आपका न्यूमेरिकल से पूछा गया था कि 100 न्यूटन का एक बल जो है ना किसी वस्तु पर 10 सेकंड तक आपका लगाया जाता है, जिससे उसके वेग यानी वेलोसिटी जो है ये आपका 5 मीटर सेकंड का परिवर्तन होता है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान यानी मास जो होगा ना ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के दूसरे नियम आपका क्या होता है, तो F=ma होता है और इसका उपयोग करके जो है ना हम लोग मास को जो है यानी द्रव्यमान की गणना जो वो कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन आपका वेग में परिवर्तन की दर को जो है आपका कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी बाई टी होगा। डेल वी आपका क्या है, जो कि आपका वेग के परिवर्तन है। तो ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड है और समय आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 10 सेकेंड जो आपका दिया गया है। तो आपका 5 और 10 इस प्रकार से आपका जो वो दिया, तो एक्सेलरेशन कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो ये आपका एक्सेलरेशन जो आपका निकल जाएगा। अब न्यूटन्स के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग हम लोग सूत्र पे बैठा देंगे। तो F=ma होता है। तो हमें मास निकालना है यानी द्रव्यमान निकालना है। तो F आपका कितना दिया गया है, तो ये F जो है ये आपका मतलब कि 100 न्यूटन जो आपका दिया गया है। तो यहाँ पर FA हो जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन कितना निकल कर आया, तो 0.5। तो 0.5 करोगे तो पॉइंट जब हटाओगे तो ऊपर आपका एक शून्य चला जाएगा। तो ये आपका 200 बार में जो आपका कट जाएगा, यानी मास जो आपका निकल कर आएगा नहीं, आपका 200 केजी जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 200 केजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है ना यानी आपका जो मतलब कि लसिका यानी लिम्फ में आपका अनुपस्थित होता है, यानी आपका जो है एब्सेंट रहता है, लेकिन आपका रक्त यानी ब्लड में जो है ना ये आपका उपस्थित होता है, यानी आपका जो प्रेजेंट रहता है। ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो है ना मैं आपको बता दूं कि आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि लसिका ये आपका मूल रूप से जो है ना रक्त का एक छाना हुआ मतलब कि हिस्सा होता है, जो आपका कैपिलरीज यानी कोशिकाओं से जो है ना बाहर निकलकर ऊतकों के मध्य के स्थान में जो है आपका जमा हो जाता है। और इसमें आपका जो है मतलब कि आरबीसी की जो वो एब्सेंट रहती है यानी अनुपस्थिति होती है। जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है ना ये आपका आकार में बहुत बड़ा होता है, इसलिए भी आपके रक्त वाहिकाओं की दीवारों से जो है ना मतलब कि छनकर जो है लसिका में जो है आपका नहीं जा पाता। और यही कारण है कि लसिका जो है ना ये आपका कलरलेस यानी आपका रंगहीन जो है आपका होता है। ऑप्शन में आपका प्लेटलेट्स भी आपका दिया गया था। तो ये प्लेटलेट्स सामान्यतः जो है ना लसिका में प्लेटलेट्स भी जो है आपके नहीं पाए जाते हैं। हालांकि दिए गए विकल्पों में मैं आपको बता दूं कि आरबीसी जो है आपका सबसे प्रमुख और सटीक उत्तर जो आपका माना जाएगा, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति ही जो है लसिका को रक्त से जो है ना कि आपका अलग पहचान जो आपका देता है। और इसके अलावा अगर अन्य विश्लेषण के विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले तो ये प्लाज्मा लसिका में प्लाज्मा जैसा तरल आधार जो है आपका मौजूद होता है। हालांकि इसमें आपका रक्त प्लाज्मा की तुलना में जो है प्रोटीन जो है आपके कम होते हैं। WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात कर ले तो ये लसिका में आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं विशेषकर जो है ना ये आपका लिम्फोसाइट में प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर की रक्षा प्रणाली का भी जो है आपका हिस्सा होता है। प्लेटलेट्स भी आपका दिया गया था। तो ये भी लसिका में आपका अनुपस्थित होता है। यदि विकल्प बी और डी यानी आपका आरबीसी और प्लेटलेट्स में अगर आपको चुनना होना तो आपका जो सबसे अधिक सटीक होगा वो आपका आरबीसी मतलब कि प्राथमिक उत्तर जो आपका माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन में बच्चे बता रहे कि सर आरबीसी नहीं दिया गया था। तो आरबीसी अगर आपका नहीं दिया गया था, पानी दिया गया था, तो पानी तो आपका नहीं होगा। आरबीसी अगर नहीं दिया गया होगा ना तो फिर जो आपका प्लेटलेट जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब आपका आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों दिया गया होगा तो फिर आपका आरबीसी को ही जो है आपका प्राथमिक उत्तर जो आपका माना जाएगा। इसके अलावा लसिका का जो मुख्य कार्य है ना ये आपका फैट यानी वसा का परिवहन करना और संक्रमण से जो आपका लड़ना है। और एक जो है आपका यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशा प्रवाह है जो उत्कों से जो है ना ये आपका हृदय की ओर जो आपका जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ना
प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं से देखने पर कौन सा विशिष्ट पैटर्न दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, जब प्याज की झिल्ली को आपका सूक्ष्मदर्शी यानी आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपका देखा जाता है ना, तो कोशिकाएं जो है एक आपका व्यवस्थित ईंट की दीवार के समान जो है ना, ये आपका दिखाई देता है। और इसकी मुख्य विशेषताएं भी जो आपके होते हैं, जैसे कि इसके अगर शेप यानी आकार की बात कर ले, तो ये पादप कोशिका होने के कारण जो है ना, इसका जो आकार है ये आपका रेक्टेंगुलर यानी निश्चित और आयताकार जो है इसका मतलब कि शेप होता है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की बात कर लें तो ये कोशिकाओं के मध्य जो है ना, स्पष्ट सीमाएं जो ये आपका दिखाई देती है, जो सेलुलेज से बनी कोशिका भित्ति को जो है आपका दर्शाता है। न्यूक्लियस की बात कर ले यानी केंद्रक की बात कर ले तो देखिए, प्रत्येक आयताकार खाने के किनारे पर एक छोटा सा गहरा बिंदु यानी केंद्रक स्पष्ट रूप से भी जो है ना, इसमें जो आपका दिखाई देता है। वैक्यूल यानी रिक्तिका की बात कर ले तो देखिए, कोशिका के बीच में एक बड़ी खाली जगह यानी आपका वैक्यूल भी होता है, जिसके कारण केंद्रक जो है ना, ये आपका परिधि यानी साइड की ओर जो है आपका खिसक जाता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को देखने पर जो है ना, कौन सा विशिष्ट पैटर्न दिखाई देता है, तो आपका ईंट की दीवार जैसी आयताकार संरचनाएं जो ये आपका दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हम रहता है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के अणुओं के मध्य जो है ना, किस प्रकार का रासायनिक बंध यानी आपका बॉन्ड जो है पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सोडियम क्लोराइड के अणुओं के मध्य जो है ना, आपका आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक या फिर वैद्युत सहसंयोजक बंध जो है ना, ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि यदि निषेचन के समय पिता से आपका एक्स गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम आता है, तो उत्पन्न होने वाले संतान का जो लिंग होगा ना, ये क्या होगा, आपसे पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता कि ये आपके पुरुष में जो है आपके कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका XY गुणसूत्र होता है, और औरत में जो है ये आपका XX गुणसूत्र होता है। तो जब आपका पुरुष से X गुणसूत्र आपका आता है ना, तो आपका जो है मतलब कि आपका लड़की होती है यानी गर्ल होता है, और जब आपसे Y गुणसूत्र आता है ना, तो आपका जो वो लड़का होता है। तो यहाँ पर X गुणसूत्र के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी लड़की आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हम रहता है कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग को आपका दोगुना कर दिया जाए, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका हाफ mv², ये जो इसका मतलब कि फॉर्मूला होता है। तो जब आपका मतलब कि वेलोसिटी को आपका दोगुना कर दिया जाएगा, तो दोगुना का मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आपका 4 होता है। सिंपल सी बात है। तो आपका गतिज ऊर्जा भी कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 4 गुना आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, इतने क्वेश्चन जो है मतलब कि बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे, और सारे साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो मेरे इस एफर्ट के लिए जो है आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, मैं आपकी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो जिनका भी आगे वाले एग्जाम है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एग्जाम देने के बाद जो है आप 10 मिनट टाइम निकाल कर ही जो है आप क्वेश्चन जो वो जरूर भेजा कीजिएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, क्योंकि आपको एक ऐसा चैनल है ना, जहाँ पर आपको सटीक एनालिसिस जो वो देखने को मिलता है, और बिल्कुल सटीक तरीके से। भले ही वीडियो लेट हो जाए, लेकिन आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी जो वो मतलब कर देता हूं। तो इसलिए आप क्वेश्चन जो वो जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे इस एफर्ट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।